आजादी का अमृत महोत्सव। श्रोताओं नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए देश का हर एक नागरिक इस मांगलिक अवसर पर देश के प्रति अपनी भावनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं प्रकट कर रहा है, जिनमें आम शहरी, महिलाएं, बच्चे, युवा वर्ग, हमारे बुजुर्ग, स्वाधीनता सेनानी, शहीदों के परिवार, कारीगर, मजदूर, नौकरी पेशा, कलाकार, हर छोटा बड़ा इस महापर्व का साक्षी बन रहा है, इसमें शिरकत कर रहा है। आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू भी इस अवसर को यादगार बनाते हुए विभिन्न लोगों से मिलकर उनके अनुभव, विचार और संदेश अपने श्रोताओं के साथ साझा करने का प्रयत्न कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं महाराजा हरि सिंह की फौज में और बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस में अपनी सेवाएं देने के अतिरिक्त पाकिस्तान में युद्ध बंदी रह चुके 92 वर्षीय जाने माने नाटककार, लेखक, कवि, मूर्तिकार तथा चित्रकार पद्मश्री नरसिंह देव जम्वाल जी के साथ की गई एक विशेष बातचीत जो हमने उनके घर जाकर रिकॉर्ड की है। इस समय हमारे साथ हैं पद्मश्री एन.डी. जम्वाल, जो कि कवि हैं, लेखक हैं, एक चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं और महाराजा हरि सिंह की फौज में काम कर चुके हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस में रहे हैं। मुझे तो ये कहना चाहिए कि आप क्या नहीं हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये तो जरा नवाजी कह सकता हूँ। ये तो मेरे हिसाब से तो यही है कि जो भी यहाँ पैदा हुआ है, ईश्वर ने उसको इसीलिए भेजा है कि वो कुछ न कुछ करे, और जो वो कर सकता है मैंने वही किया है जो मैं कर सकता था। मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। उस सिलसिले में आपने आज़ादी से पहले का समय भी देखा, आज का समय भी देख रहे हैं आप, तो कैसा महसूस कर रहे हैं जब हम अपनी 75th एनिवर्सरी जो मनाने जा रहे हैं आज़ादी की? क्योंकि फ़र्क तो है। जो पहले का समय है उसमें चाहे अच्छा ही हो, लेकिन फिर भी एक वो जो जंजीर जो महसूस की जा सकती है कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम अंग्रेज़ों के मतहत हैं, तो वो एक एहसास तो रहता ही रहता है। उसको तो आज़ादी ही मिटा सकते थे। अब ये है कि आज़ाद होने के बाद हमें जिस ढंग से चलना चाहिए था, क्या हम उस पर पूरे उतर रहे हैं या नहीं, ये एक मेन बात है जिसको हमें हमारे हर आदमी को बड़े से लेकर छोटे तक सोचना है। बदकिस्मती ये है कि आज़ादी होते ही हमारा बंटवारा हो गया। उस बंटवारे की वजह से बहुत सी दरारें बीच में आ गई। उनको ना मैं रोक सकता हूँ ना आप रोक सकते हैं। वो वक़्त का एक ज़लज़ला था, आया चला गया, लेकिन उसके बाद हम संभल तो सकते थे। उसके लिए मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि हमको जिस हद तक संभलना चाहिए था, कहा तो जाता है कि जैसे वाजपेयी साहब ने भी कहा था कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन पड़ोसी के साथ अच्छे व्यवहार से रह तो सकते हैं। वो हम नहीं कर पाए, वजह कुछ भी हो, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, हमारी तरफ से हों, उनकी तरफ से हों या लेकिन अगर हम उससे भी थोड़ा आगे जाएं कि ठीक है, अब हमें उसे कबूल कर लेना चाहिए कि इसके 2 टुकड़े हो गए, तो ठीक है, एक टुकड़ा वो है, एक टुकड़ा ये है, अच्छा है, अब हम इसी टुकड़े को लेकर चलें। लेकिन हम फिर उसी जगह पहुंच जाते हैं। वही दरार जिससे देश का बंटवारा हुआ, वही दरारें अब सिर्फ
एक या दो कौम के बीच में नहीं बल्कि और गहरी होती जा रही है। ये दुख की बात है। जी, आज़ादी का अमृत श्रृंखला के तहत हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों से मिल रहे हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों से बात भी कर रहे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत को 47 से पहले भी देखा और उसके बाद भी देखा। जब भारत आज़ाद हुआ 47 में, आप तब कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या उम्र थी आपकी? जिस वक्त 15 अगस्त 47 की रात को ये अनाउंसमेंट हुई तो उस वक्त मेरी पलटन रजौरी से आगे एक मकाम आता है कलसियाँ। तो कलसियाँ का जो आधा हिस्सा है अभी भी इसी तरफ है, लेकिन जो पार का हिस्सा है उस वक्त हमारी जो पलटन थी वो जंगल के कोई 2-3 किलोमीटर ऊपर उस जगह का नाम था पंडार, लेकिन एरिया यही कलसियाँ ही था। तब आप फौज में थे? हाँ, मैं उस वक्त फांसी जैक में था। रघु प्रताप जिसे कहते हैं, महाराजा की बटालियन थी फांसी जैक। तो फांसी जैक में मेरी पलटन वही थी, तो मैं उस वक्त वही था अपनी पलटन के साथ। तो 47 से पहले यहाँ पर लोगों का जो सौहार्द था, भाईचारा था, किस तरह का था? हिंदू, मुसलमान, सिख आपस में किस तरह से रहते थे? मैं वही कह रहा हूँ ना कि वही बात जब आज भी याद करते हैं तो महसूस होता है कि हम बहुत कुछ खो चुके हैं। मैं जब मैट्रिक में जहाँ 9वीं 10वीं मैंने हरि सिंह हाई स्कूल से पास की तो पंजाब यूनिवर्सिटी थी, उस वक्त तो जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो पंजाब के लोग गर्मियों में, खासकर सियालकोट के लोग, वो यहाँ हमारे शहर में नहर पर नहाने के लिए आते थे और हमारे ये मस्तगढ़ से लेकर नीचे रेजिडेंसी रोड तक का जो एरिया था वो सारा शेखों का मोहल्ला हम उसे कहते थे। वहाँ शेख रहते थे और मेरे 3 या 4 मेरे क्लास फेलो भी थे, तो हम उनके साथ उठते थे, बैठते थे, रास्ता भी वही था, स्कूल में भी मिलते थे। तो उस वक्त ये बातें हमारे दिमाग में किसी ने नहीं बताई कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, जो कोई। मैं तो समझता हूँ कि हमारे जो टीचर थे वो मॉडर्न थे और हमारी जो शिक्षा नीति उस वक्त थी वो, हालांकि उसमें अंग्रेज़ी का वो था, अब अंग्रेज़ी भी हमें 6ठी जमात से आगे चलकर ये नहीं कि KG से ही बच्चे को ABC, वो हम 6ठी जमात के आगे हमें अंग्रेज़ी, उस वक्त हम सब समझ लेते थे अंग्रेज़ी भी सीखनी है, सीख ली, फारसी सीखनी है, संस्कृत सीखनी है, बच्चा आराम से पढ़। लेकिन बच्चे को एक डिसिप्लिन जो था वो उस वक्त का टीचर देता था। मैंने 9वीं 10वीं के अपने उस 2 साल में कोई एजिटेशन, कोई स्कूल बंद, कोई हड़ताल नहीं देखी, कभी कुछ नहीं होता था। एक हड़ताल जो हुई तो वो बाज़ार की थी, अब बाज़ार बंद हो गया तो स्कूल भी बंद हो गए 2 दिन 3 दिन के लिए, तो वरना लेकिन स्कूलों की कोई इन्वॉल्वमेंट, क्या हो रहा है दुनिया में होता रहे, बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं अपना कुछ। उन टीचर्स की वजह से ही हम समझते हैं कि मैं तो उनका आज भी एहसानमंद हूँ कि मैं तो जहाँ भी पहुँचा उन्हीं की वजह से पहुँचा हूँ। उसके बाद हम श्रीनगर भी गए, वहाँ भी कोई ऐसी बात नहीं थी, वो सभी लोग रहते थे। एजिटेशन जब शुरू हुई तो वो उसके बाद हुई। 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस दौरान दंगे भी देश भर में हुए, बंगाल में दंगे हुए, पंजाब में दंगे हुए, मार कुटाई हुई कहें या कत्लेआम कहें कि कत्लेआम वहाँ पे हुआ। उस समय गांधी जी ने कहा था कि मुझे जम्मू कश्मीर से एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, लेकिन सुनने में ये भी आता है कि जम्मू कश्मीर में जब आपसी भाईचारे के माहौल में लोग रहते थे, यहाँ भी कत्लेआम हुआ, पुंछ में हुआ, पंजाब में हुआ, जम्मू में भी हुआ। आप क्या समझते हैं कि अचानक ऐसा कैसे हो गया, किन ताकतों की वजह से हुआ, किस सोच की वजह से हुआ कि जो भाई भाई की तरह रहते थे, शादियों के दोस्त थे, वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए या कुछ? देखिए, बात ये है कि आपने वो एक पूरा युग कवर कर दिया है
ऐसा नहीं है। ये अभी सभी कह रहे हैं, सभी मान भी रहे हैं कि ये अंग्रेज़ों की वजह से ऐसा हुआ। मैं भी मानता हूँ कि बिल्कुल अगर वो हमें ये दरार नहीं करते तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी हमारी एक बटालियन जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में बर्मा फ्रंट पर थी, 4th जैक, उसमें आधे डोगरे थे, आधे मुसलमान थे। वो बटालियन अगर वहाँ से लॉरल लेकर आती है, इकट्ठे मिलके लड़ते हैं एक कमांडर के नीचे, आधे हिंदू हैं आधे मुसलमान हैं, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। ये परेशानी इतनी जल्दी भी नहीं आई है जितना हम समझते हैं कि 47 हुआ तो अचानक सब कुछ हो अचानक हो गया। नहीं, अगर मैं JNK की बात करूं तो 46 में भिम्बर ये इस एरिए में उनकी तरफ से ग्रुप्स आए, उन्होंने यहाँ बाकायदा लूट मार वो सारा किया। ये भिम्बर के रेफ्यूजी थोड़े से हमारे जम्मू, ये जहाँ एग्जिबिशन ग्राउंड है, इस एग्जिबिशन ग्राउंड में वो बच्चे औरतें लोग बेघर होकर यहाँ आगे उस वक्त नहीं, वो इन्वेडर्स कौन थे, वो कौन थे जो आप 47 की बात आप ना, वो 47 के पहले 46 की बात आप 46 की बात कर रहा हूँ। तो ये इतनी जल्दी नहीं हुआ है। जैसे अभी आप अफगानिस्तान का देख लीजिए, अब वहाँ तो कोई दूसरी कौम नहीं है। अब वहाँ क्या हो रहा है, ये यहाँ पॉलिटिक्स आता है और उसे गंदा पॉलिटिक्स जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि एक तो पॉलिटिक्स राजनीति राज को चलाने के लिए है, एक राजनीति ये है कि दूसरों को लुटाओ, अपना नफा कमाओ। जब हम उस राजनीति में शिकार होते हैं तभी ये बातें उठती हैं। तब हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या कोई है, वो नहीं रहता। जे अभी जी इसी आतंकवाद के में देख लीजिए, वो छठी सिंहपुरा में जो हुआ जी, तो वो सिख त्राल, वो वहाँ त्राल मैंने वो सारी जगह देखी है, मेरी नौकरी 20 साल श्रीनगर थी, उनका क्या कसूर था। तो ये सिलेक्टिव टारगेट, सिलेक्टिव किलिंग जो होती है ना, ये सिलेक्टिव किलिंग में मजहब नहीं देखा जाता, उनको टेरर क्रिएट करना होता है। और टेरर क्रिएट करने को जो भी आता है ना, वो फिर गदर करता है जी। उसका रिएक्शन दो ढंग से होता है। एक तो जो संजीदा लोग होते हैं वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि किसी ढंग से ये शांत हो जाए, मैच्योर्ड वे में। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो इनका जवाब पत्र से देना चाहते हैं, तो तब बात बढ़ जाती है। ये दोनों चीज़ें जो हैं, और फिर अगर हुकूमत वक्त की जो है वो अगर सॉलिड है, उसको इसके साथ कोई नहीं है, तो वो कंट्रोल कर भी सकती है। लेकिन अगर हुकूमत के बीच में भी ऐसा आंसर आ जाए या ऊपर से पॉलिसी ऐसी आ जाए, तो फिर तो गदर तो हो गई। हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने जाते जाते किसी भी तरह से वो एक नफरत का बीज बो दिया कि हम जा रहे हैं तो कुछ कर जाएं यहाँ पे। नहीं, उन्होंने भी इतनी जल्दी नहीं बोया है। देखिए 1857 के गदर से लेकर 1945 तक 90 साल होते हैं, 80-90 साल। वो तो तभी से चल पड़े थे ना। वो तो हमारी JNK में भी हुआ कि हमारा जो चीफ ऑफ स्टाफ था वो अंग्रेज था जी। वो एक दिन पहले यहाँ से चला गया और 4J के ब्रिगेडियर साहब को दे गया, राजेंद्र सिंह को। उसको पता था कि ये होने वाला है। उनको बीच में दे वर वेल प्लान्ड। उन्होंने सब 150-200 साल 57 के बाद जो उन्होंने 1 साल उन्होंने तो यही किया है कि हमें तो शायद जाना ही पड़े, अब ये रुक नहीं सकता, लेकिन जाने से पहले हम इनका वो कर जाएंगे ताकि फिर ये हमारे ही नीचे हमसे ही मदद मांगे, हमारे ही नीचे रहे। और अब भी वही हो रहा है, अब भी वही हो रहा है। आपने बताया कि 47 में जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ तो
तो आप राजौरी या पुंछ उस इलाके में थे, उस बेल्ट में थे आप? मैं पुंछ में। जी। और ये भी कहा जाता है कि पुंछ की तरफ से जो ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का एरिया है, वहाँ से बहुत लोग जो है भाग कर आए थे। तो आप तब वहीं थे, तब के हालात कैसे थे? वो लोग किस स्थिति में थे? जो देखिए, बेघर- पुंछ में कोई लोग कहीं से भाग के नहीं आए। पुंछ एक ऐसा एरिया है, अगर आप उसको देखें, वो एक पॉकेट सी है, और उसकी जो बाउंड्रीज हैं, तहसील बाग का जो लास्ट कोना है, वो मरी, जो अभी पाकिस्तान में है, वो इलाका अंग्रेजी उस वक्त था। तो मरी और इस तरफ तीरकोट उस जगह का नाम था। बीच में झेलम और किशनगंगा दोनों मिलके बह रहे हैं। वो दोमेल जो जगह है मुजफ्फराबाद से नीचे, वहाँ किशनगंगा जो टिटवाल से आता है, और ये झेलम जो यहाँ से जा रहा है, इनका मिलान वहाँ होता है। उसी जगह को दोमेल कहते हैं। और दोमेल से वो इकट्ठे आगे जब जाते हैं, तो ये इस टेकरी पर तीरकोट है, उस टेकरी पर मरी है, बीच में ये दरिया जा रहा है, और आपका सारा आना जाना बर्फ़ के दिनों में या तो उसी रास्ते से होता था, वो पोनी ट्रैक था, तो या फिर मुजफ्फराबाद के रास्ते से होता था, वहाँ गाड़ी चलती थी। बनाल का तो कोई लिंक ही नहीं था, जम्मू जिसको आना है उसी रास्ते से आता था। तो लोगों में ऐसा कुछ नहीं था, लोगों को उस जगह लिया गया है। और जैसे कहते हैं कि ब्रेन वॉश करना, ये ब्रेन वॉश बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अगर आदमी को अपना दिमाग इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो वो बड़ी आसानी से उसका ब्रेन वॉश हो जाता है। पुंछ के रिफ्यूजी नहीं थे, रिफ्यूजी मुजफ्फराबाद के हैं। पुंछ में जब उन्होंने उधर से अटैक किया, पुंछ से तो अटैक ही नहीं हुआ, अटैक मुजफ्फराबाद से हुआ। पुंछ में 3 बटालियनें वहाँ लगी हैं, एक पुंछ में है, एक जंगड़ में है, एक मीरपुर में है, और उसके सामने इलाका अंग्रेजी है। पाकिस्तान तो वहाँ से ट्रैक करेगी। तो आपने ये जो मुजफ्फराबाद और बाग और दूसरे इलाके बताए, ये सारे पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके हैं? अब है, अब हैं। उस वक्त नहीं। तो उन्होंने मुजफ्फराबाद से अटैक क्यों किया? क्योंकि किशनगंगा से आगे 20-22 वहाँ एक जगह है, वहाँ तक वो पाकिस्तान का जो अभी जंग का इलाका है, तो जंग के साथ हमारी बाउंड्री लगती थी, जिला हज़ारा जैसे कहते हैं, जिला हज़ारा। तो वहाँ भी एक गढ़ी है, गढ़ी बिशन सिंह, तो उस गढ़ी तक हमारा वहाँ, बल्कि वहाँ उसी के थोड़ी आगे तो महाराज गुलाब सिंह की जागीर थी, महाराज रंजीत सिंह ने दी थी जब अटक फोर्ट की वो लड़ाई हरि सिंह नलवा के साथ हुई, तो महाराज गुलाब सिंह की वहाँ जागीर थी उस जगह। तो वो उनके पास प्लेन इलाका था किशनगंगा तक। अब बदकिस्मती ये है कि किशनगंगा का पुल अगर उस वक्त उड़ा दिया जाए, जैसे उड़ी का उड़ाया, तो आप 4 दिन नहीं पहुँच पाए श्रीनगर। और उड़ी का पुल किसी दरिया पर नहीं था, वो एक नाले का जो बर्फ़ का पानी आता है उस पर बना था, लेकिन चूँकि गोर्स थी, नीचे था, ढलवान थी, तो उन्होंने उसको छोटा सा पुल बना दिया था। उसमें नीचे कोई पानी नहीं है, आप पैदल उतर के भी जा सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं जा सकती, गाड़ी तो पुल से ही जाएगी ना, और तो कोई रास्ता। तो उस पुल के टूटने से आप 4 दिन उनकी 6000 का हमला रुक गया। अगर किशनगंगा का पुल टूट जाता तो आपकी जो बटालियन दोमेल में थी, 4 जैक, जिसकी वजह से पुल टूटा, अब तो हम कह सकते हैं ना कि अगर वो गार्ड उसी वक्त अपना आप संभाल लेती तो फिर तो आपकी पूरी स्टेट बच जाती, कुछ नहीं होता। लेकिन वही कंपनियां जो बर्मा में इकट्ठे लड़े हैं, वही मोहम्मडन्स, उन्होंने उनको वेलकम किया और अपने साथ लेकर बटालियन हेडक्वार्टर में हमला करवाया, कमांडेंट को मारा, दूसरे जितने थे उनको मारा,
उनका बटालियन का हथियार भी लिया, सब लिया, और वो उनके साथ चल पड़े, तो ब्रेन वॉश तो हुई की। जी। और जैसा अभी हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं कि ये भी खबरें आ रही हैं कि जो वहाँ पे पंजशीर पर जो उन्होंने जीत हासिल की है, उसमें पाकिस्तान के जो फौजी थे उन्होंने उनकी तालिबान की मदद की है। मैं वही कहता हूँ ना कि आपके अपने मुल्क को चलाना और आपके पड़ोस के पॉलिटिक्स में अपनी इम्पोर्टेंस को बनाना जी या उसमें अपना फ़ायदा ढूंढना, ये दो बातें ये अलग अलग देखनी पड़ेगी। लेकिन ये पॉलिटिक्स इसी का नाम है ना। हम तो शुरू से हम लोगों के शिकार शिकार हुए। हैं। और उसकी वजह कोई ये नहीं था, कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात जो नहीं थी, उसमें सिर्फ यही होता। वो तो यहाँ ठहरते भी नहीं थे, आते थे, उनको पता है कि यहाँ मंदिरों में सोना बहुत है, जी। यहाँ ये इनके पास ये है, ये सोने की चिड़िया, आते थे, लूटते थे, ले जाते थे। तो एक ये है। दूसरा ये है कि उनको लड़ाते रहो, अपना वो करते रहो। मुझे तो यही लगता है ना कि हमने अभी तक जो हमारा पार्टी से तो वही खत्म हो गया ना कि अंग्रेज़ों की तरफ से एक वो अंग्रेज़ों का एक कुक यहाँ आया तो कश्मीर में एजिटेशन होगी, कश्मीर छोड़ दो, जिंदाबाद मुर्दाबाद। लेकिन वहाँ भी वो भी लोग थे, हमने वो भी सुना है। जब जम्मू कश्मीर रियासत जो थी उसका इंडिया का साथ विलय जो हुआ 26 अक्टूबर को, वो साइन उस मुआहदे पे साइन हुए और ये भारत का अंग बन गया, भारत के साथ जुड़ गया। लेकिन जिस तबाही की और कत्लो गारत की हम बात करते हैं वो छिटपुट घटनाएं, क्योंकि आज़ादी के अमृत के तहत हम बहुत लोगों से मिल रहे हैं, रेफ्यूजियों से मिल रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स से मिल रहे हैं, आर्मी पर्सोनल जो हैं उनसे मिल रहे हैं। तो सितंबर में उस इलाके में छुटपुट घटनाएं हो गई थी। तो कहते हैं कि अगर यही फैसला पहले लिया जाता, जल्दी लिया जाता, या पहले फौज वहां पहुंच जाती, तो जितने लोग मरे हैं वहां पर वो कत्ल नहीं होते, नहीं मरते। डिले का आप क्या कारण समझते हैं? मैं वही बात कहता हूँ ना कि या तो आप पॉलिटिकल सिचुएशंस को टाइमली जो हैं उनको देखिए। महाराजा के पास दो ऑप्शन, इंडिया के साथ जाए या पाकिस्तान के साथ जाए। एक ये मेजॉरिटी माउंटेन्स हैं, इसलिए पाकिस्तान के साथ जाना कोई गलत बात नहीं थी। जी। लेकिन जम्मू लद्दाख तो माउंटेन नहीं था ना, वहाँ तो माउंटेन और राजा भी माउंटेन है। तो अगर वो पाकिस्तान के साथ हो जाता तो ये कत्लो गारत तब भी होती, क्योंकि जितना पंजाब है वहाँ तो महाराजा नहीं था ना, तो वहाँ क्यों हुई कत्लो गारत? हमसे ज़्यादा हुई। गाड़ियाँ लाहौर से भर के अमृतसर पहुँची, मुर्दों की भी तो, जख्मियों की भी तो, उन लोगों की। कत्ल गारत एक अलग बात है। वो मैंने वही कहा ना कि वो जो आतंकी या गुंडा अंसर है उसका एक अपना ढंग है, उसकी अपनी सोच है। उसको ये नहीं दिखना, उसको टेरर क्रिएट करना है, उन्होंने कर दिया वो जो। अब महाराजा का जो दूसरा ऑप्शन था वो था डिले टैक्सेस, जिसे आप कह रहे हैं। उसके लिए सबसे बड़ी बात यही थी, जो अभी तो सामने आ गई है, किताबों में भी पढ़ो, कि जिन्ना ने उसके साथ वो स्टे वो की है कि ठीक है, जब तक आप फैसला करोगे हम आपको नहीं छेड़ेंगे। और वही जिन्ना हमला कर रहा है। महाराजा ने अभी कोई फैसला नहीं किया। जो स्टैंड स्टिल पैकेट है वो नेहरू की तरफ से नहीं हुआ है, वो जिन्ना की तरफ से हुआ है। अंडरस्टैंडिंग तो ये थी कि जब तक फैसला नहीं होता हम कुछ नहीं करेंगे। पैकेट है जी, रिटन पैकेट है। अगर रिटन पैकेट के बाद भी हमला होता है तो उन पर जाता है, महाराजा पर नहीं जाता। जी। एक बात। दूसरी बात, अपना आप ले लीजिए, वो तो उन्होंने तो बेट्रे किया ही किया।
जब 26 को साइन होगी, जब 27 को पहली बात कि 26 को भी छोड़ दीजिए, 22 को हमला हुआ, 21 शाम को जी 21 शाम को हमला हुआ। 22 को हम श्रीनगर से गए क्योंकि मैं उस लड़ाई में शामिल था। आप उस समय श्रीनगर में थे? हाँ, मैं श्रीनगर कमीशन के लिए गया था, तो फिर कमीशन इंटरव्यू रुक गई तो आगे जाना पड़ा। तो हम चूँकि फौज में थे, जो तो प्राइवेट कैंडिडेट थे वो तो वहीं रहे जो सिविल से थे, लेकिन जो फौज के 4-5 थे उनमें से 3 हम आगे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के साथ चले गए। तो 21 को हमला होने के बाद क्या पंडित नेहरू को ये नहीं आया कि अगर वो ले जाएगा तो हमें क्या मिला, कम से कम हम भी तैयारी करें या हम भी कुछ अपना करें। उन्होंने कुछ नहीं किया। वो 4-5 दिन जो हैं वो पंडित नेहरू जी की या उनकी वजह से ज़ाया हुए, जिनमें ये ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर वो भी उधर से आ जाते तो वार डिक्लेयर हो जाती। वार डिक्लेयर होती तो कुछ और बात होती, और वार डिक्लेयर नहीं हो सकती थी क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखाया था कि हम नहीं है, कबायली हैं। ऐसे इसलिए पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता था। वो सिर्फ सिविल ड्रेस में अपने फौजी आदि डाल सकता था, गाड़ियाँ दे सकता था, अम्निशन में वो दे सकता, ओपन वो वार नहीं कर सकता। लेकिन जब पंडित जी ने उस पैक्ट के बाद ओपन वॉर की अपने फर्स्ट 11 से खाई, वो वहाँ उतर गई, उन्होंने वो मोर्चे संभाले। तब वो एरोड्रम बड़गाम के आगे पीछे तक वो पहुँच गए थे। फर्स्ट 11 से के तो सिर्फ 2 या 3 आदमी बचे हैं, बाकी सारी मारी गई। तो फर्स्ट उसके बाद जब आपकी तरफ से वार ओपन हुई और जब आपने उनको रिपल्स करना शुरू किया, जब वो भाग रहे थे, क्योंकि उस वक्त भी मैं वहीं था, उस वक्त में फिर आ गया था अपनी पुंछ वाली साइड पर, लेकिन अपनी बटालियन के पास हम नहीं पहुंच पाए, रास्ते में पकड़े के, वो अलग बात है। लेकिन आपके हवाई जहाज जा रहे हैं, आपकी तोहफे जा रही हैं, आप तो वार डिक्लेयर कर चुके हैं जी। और वो वार डिक्लेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो वार डिक्लेयर करे तो फिर JNK में तो लड़ाई नहीं होती जैसे 65 में हुई। उन्होंने फिर लाहौर का वो खोल दिया, खोला नहीं। तो ये जब जीत रहे थे, पॉलिटिक्स ये है जिसको JNK को समझना चाहिए कि वो रिपल्स कर रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं। जिस दिन उन्होंने बारामूला का उड़ी का वो एरिया क्लियर किया तो उसी दिन शाम को सीज फायर हो गया। मुझे बताइए, मैं फौज के हिसाब से बात करता हूँ जी। सीज फायर इंडिया ने किया, क्यों भाई आप अपना इलाका खाली करो, और वो भाग रहे हैं और उसके बावजूद भी आप सीज फायर कर रहे हैं। और वही बात अभी आ रही है सामने कि शेख साहब वहीं बैठे थे, और शेख साहब का पॉलिटिक्स क्या है, उनको ये पता है कि हमने ये एजुटेशन जो महाराजा के साथ की है, उसमें हमारे साथ ना पुंछ के मुसलमान थे ना मुजफ्फराबाद के थे, क्योंकि वो कश्मीरी बोलते ही नहीं थे, वो तो कश्मीरी बेल्ट ही नहीं है, वो तो पठोहारी है जी। तो शेख साहब ने अपने कश्मीर की वैली को खाली करवाया तो सीज फायर कर दिया। वही वोट बैंक उसको प्राइम मिनिस्टर भी बना सकता था, जो मर्जी बना सकता था। ये बातें अगर नहीं समझ पाते हैं लोग तो गलती उनकी है। क्यों उसी वक्त सीज फायर हुई जब वो भाग रहे हैं, हम उतरे हैं। हालांकि मैं कह दूँ उन्होंने अपने डंप्स को आग लगा दी कि ये दुश्मन के हाथ में आएंगे, अपना जो अम्निशन है, जो खाना है, जो ये है, और वो जा रहे हैं। तो आपने सीज फायर वैली को सिर्फ किया, और वैली के बाद फिर अपनी टर्म क्रिकेट पे आ गया। जब आपके सेशन में महाराजा को तो
रहना इधर रहना था, आपने महाराजा को निकलवा दी। स्टेट की कोई भी फाइल या कोई भी कुछ जाना है तो वो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा है या गवर्नर बैठा है, उसी के थ्रू जाएगी ना, वो डायरेक्ट जब मिलना है। तो फिर महाराज ने कहा मेरा इधर बैठने का क्या फाइल। महाराजा 48 के एंड में कहीं गए हैं, जबकि लड़ाई तो वही खत्म हो गई। यानी आज जो हमने बात की आज़ादी के अमृत की, अमृत अगर देखा जाए तो समुद्र मंथन के बाद अमृत मिला था, समुद्र मंथन के बाद। बिल्कुल। और उस मंथन में ही ये कत्लो गारत भी आ जाती है, विभाजन भी आ जाता है, बहुत सी जो हमारे भाईचारे का कत्ल हुआ। मैं वही कहता हूँ ना कि आप सिर्फ JNK की बात करते हैं। मैं अभी कुछ लिख रहा था कहीं, तो मैंने ये पंजाबी की पोइटेस अमृता प्रीतम, मैंने उसको कोट किया था अपनी उस लाइन में। उसने ये इसी में ये जो आपका ये बेटी बेटा एक समान, जब मैं वो लिख रहा था तो मैंने उसको कोट किया वहाँ, इसलिए कि जितने कत्लोगार्त हुए, अब भी आप देख लीजिए जितने कत्लोगार्त हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी जो मारा जा रहा है, आपको वो 2 मिनट में शूट कर देंगे। और वो जो अबला जो है, लड़की है, जब बीवी है, जब माँ है, जब उसको बगल में दबाएंगे, घर ले जाएंगे, उसको कोई नहीं मारता। तो कहाँ बराबरी है मुझे जी जी जी। मैंने वो कोट किया है उसको कि दोनों तरफ, उसने यही पंक्ति है उसकी, अमर पंक्ति है कि दोनों तरफ पंजाब की बेटी मारी गई। अमर पंक्ति है कि इन्होंने जो लूटपाट की, जो उनकी मिली जेल ले आए, उन्होंने जो लूटपाट की जो इनकी की वो ले गए। उंगली किसकी तरफ उठाएं? आज भी देख लीजिए अफगानिस्तान में क्या यही हो रहा है ना। लड़ाई आप कर रहे हैं, पंचशील हो या पाकिस्तान हो या जो भी हो, तो औरतें भी यही चला रही हैं। कहना बहुत आसान है। मैं एक अपने आप में जो बांध के मैंने शुरू से चला हूँ, क्योंकि मैं तो 15 साल की उम्र में घर से बाहर निकल गया। उसके बाद मैंने ठोकरें खाई हैं, 3-4 दफ़ा मौत भी देखी सामने, पाकिस्तान की कैद भी देखी मैंने। लेकिन मैं वो आदमी हूँ कि जिसने पाकिस्तान का जो हमारा कैंप का जो कमांडेंट था, एक हवलदार ने कोई बात ऐसी हुई, वो तो मालिक हैं, हम तो कहते हैं, तो उसने मुझे सजा दे दी। हालांकि वो कोई सरकारी काम नहीं था, कोई ऐसा नहीं था, प्राइवेट था कि वो वहाँ भी ये चलता था कि 2 महीने 4 महीने के बाद चलो कोई छोटा मोटा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, कोई ड्रामा करो, कोई ये करो, वो करो। जेल में? हाँ, जेल तो नहीं होती है, जंगी कैदी जेल में नहीं होता है। जंगी कैदी को अभी जो 2nd वर्ल्ड वॉर के अटक फोर्ट में इटालियन कैदी थे, जापानी कैदी थे, अंग्रेजों ने रखे थे, और वही सारा स्ट्रक्चर बना था। इतने में ये लड़ाई हो गई तो JNK का जो कैदी था वो सारा अटक फोर्ट इकट्ठा हुआ। फिर अटक फोर्ट से हम आए। तो जब कैदी डिक्लेयर हो जाता है ना, तो फिर आपका वो गारंटी हो जाती है, फिर आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो वहाँ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा जी चलो, हालांकि सिर बिल्कुल साफ होता है, एक पैंट होती है, एक जीव होता है, वो भी अंग्रेज़ों के टाइम की, इधर ब्लैक उसकी धारी होती है, पीछे पीठ के ऊपर एक ब्लैक वो होता है, ताकि अगर कोई भागे भी तो उसको आसानी से शूट किया जाए, वो निशान वो सारा होता है। तो उसने कहा जी आप भी ड्रामे में शामिल होगे और लड़की बनोगे। मैंने कहा जी मैं नहीं बनता, मेरे ख़ानदान में किसी ने ड्रामा नहीं किया तो मैं नहीं करता। इतनी सी बात में वो हवलदार मेरा हुक्म एक कैदी नहीं मान रहा है। उसने मुझे वो सलाह दी है कि सारे 500-600 कैदी सामने देख रहे हैं, ये उठाओ अपना किट, चक्कर लगाओ। हॉकी ग्राउंड थी वहाँ, हॉकी ग्राउंड का, बाकी तीनों बैरकों में वो गिरी हुई, बीच में ग्राउंड थी खेलने सबके सामने। हाँ, पूरी ग्राउंड का एक चक्कर
और जब मैं चक्कर लगा कर उसके पास से गुजरता तो मैं पूछता दिमाग ठीक हुआ। मैंने कहा "जी, मेरा दिमाग तो ठीक ही है, मैं इसे कहता मैं क्या बोलता"। जब उसने देखा कि अब जी 500-600 ये भी देख रहे हैं और ये अब गिरा कि अब गिरा, और अगर गिरा तो कहीं इसका हार्ट फेल ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए, तब वो उसको थोड़ी सी होश आई। तो उसने कहा ठीक है आ जाओ मेरे पीछे। तो गया उसके पीछे। वो उधर भी जंगी कैदियों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल्स काउंट होते हैं, उनकी इंक्वायरी बाद में होती है जब छूट जाती है वो। तो वहाँ जाकर जो खुलवाया उसको, जैसे फांसी वाले को तन्हाई में रखते हैं, फांसी वाले कमरे में मुझे बंद किया, बाहर ताला लगा दिया, इतना सा वो हवा के लिए ना आप टांगे खोल सकते हैं ना खड़े हो सकते हैं, रखा रहता बाहर ताला लग गया, वो चला गया। आधे घंटे पौने घंटे के बाद वो जिस कंपनी में मैं था उसका जो कमांडर था नायब सूबेदार, वो मुझे ढूंढ रहा था कि वो कहाँ, क्योंकि उनका काम तो सारा मैं करता था। मैंने अपनी इम्पोर्टेंट से वहाँ भी बनाई थी, हालांकि लोग झिझकते थे। मैंने तो जब अभी यहाँ कैदी भी नहीं थे, सिविल के साथ थे, जिसका भी दिल करता हमें शूट कर देता। तो एक ही दफ़ा मेरे पास एक उनका कैप्टन सामने आया, वर्दी में था, वो सिविलियन में था, कैप्टन पाकिस्तान की आर्मी का इंटेलिजेंस का। तो मैंने उसको ओपनली कहा, चूँकि मैं भी उन दिनों कमीशन के लिए किया था तैयारी, तो मैंने भी की थी। मैंने कहा इधर यू शूट अस और ट्रीट अस लाइक ए प्रिजनर ऑफ वॉर। मेरी शक्ल देख की मैं दुनिया ये है कौन है। हालांकि मैं बहुत दफ़ा सोचता हूँ कि वो कह देता ठीक है आप खड़े हो जाओ, मैं अभी शूट कर दे। ये किस साल की बात है, किस दौर की बात है? ये 48 की। जी, तो आप कैसे बन गए प्रिजनर, मतलब कहाँ से आप उनके? यही ब्रिगेडियर साहब की वजह, और किस्मत से बचे हैं, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब तो पीछे आ गए, उन्होंने वो तोड़ा छोड़ा पुल जो भी 3-4 दिन, लेकिन जो पहली प्लाटून जिसने वो 6000 का हमला सहा, वो तो अभी थे। उस प्लाटून से सिर्फ 2 ही आदमी बचे, और वो भी इसलिए बचे कि जब चारों तरफ से इधर से भी पठान, इधर से भी कबायली, इधर से भी ये, तो सूबेदार मेजर अपना कोई आदमी मरने भी लगे हैं, 50 आदमी 6000 की फायरिंग हो रही है। तो सूबेदार ने कहा कि अब तो यहाँ मुश्किल है, तो उसने हवलदार को कहा कि आप जाओ ब्रिगेडियर साहब से पूछो कि हमारे लिए क्या हुक्म है। तो अब ये मुकद्दर है। अभी वो जा ही रहा था तो मैं ब्रिगेडियर उसके सूबेदार के साथ ही लेटा हुआ था, तो उसने कहा बाबू आप भी जाओ, और मैं उसके साथ आ गया। जब हम पीछे आए तो वहाँ ना ब्रिगेडियर साहब है, ना फौज है, ना कुछ है। अब क्या करें, अब हम फिर आगे जाते हैं तो हम उनके पास पहुँच नहीं पाए, हमें रास्ते में ही उन्होंने वो कर ली। हमारे बीच में पठान आके जो भी कबायली शवाली थे, ना हम अपनी प्लाटून के पास पहुँचे तो ना हम, अब पीछे भी कोई नहीं आगे भी कोई नहीं, तो वहाँ वो जो पहाड़ी थी जिसका वो पानी शानी तो कम ही था, बर्फ पड़नी शुरू हो गई थी, पानी कम हो गया, तो हमने उस पहाड़ी के नीचे से हम ऊपर चढ़ गए। उस लड़ाई से ही हम निकल गए। ऊपर चढ़ के जब हमने देखा तो नीचे लास्ट आदमी जब ख़त्म हुआ, जब उन्होंने आगे मार्च किया उस वक्त आसमान पर तारे आ गए। तो वो 6 घंटे जो उस प्लाटून ने उनको रोका है, अगर वो नहीं रोकते तो वो तो ब्रिगेडियर साहब के साथ ही कश्मीर चले जाते। उस प्लाटून को कोई क्रेडिट नहीं देता है, लेकिन उस प्लाटून ने, और वही प्लाटून हमारी फर्स्ट याद की थी।
आज जम्वाल साहब आपने जितनी भी बातें बताई और इतने थोड़े से समय में तो सारी कहानी नहीं बयान की जा सकती, लेकिन जो मेरी समझ के मुताबिक जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है या समझा है कि जब भी कोई तबाही होती है, गड़बड़ होती है, वो कुछ ताकतों की वजह से, उनके अपने मफाद जो हैं हाँ, उसकी वजह से जैसे हमें लड़ाने की कोशिश की जाती है। बहुत अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया। ये पर्सनल मफाद जब आते हैं ना, जब पर्सनल इंटरेस्ट सामने आता है ना, तो आपका पॉलिटिक्स वो राजनीति वाला ख़त्म हो जाता है। जो पॉलिटिक्स जो मैंने भी बीए पॉलिटिकल साइंस में ही किया। पॉलिटिकल साइंस आपको राज चलाना बताती है, लड़ाना नहीं बताती, उसको तोड़वाना नहीं बताती। उन्होंने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे राज चलता है, इंग्लैंड में ऐसे चलता है, अमेरिका में ऐसे चलता है। कहीं कोई लड़ाई की बात नहीं है। ये लड़ाई की बात यही आती है कि जब पर्सनल इंटरेस्ट बनते। तो आज आज़ादी के 75 साल पूरे करने के मौके पर हमें क्या सबक सीखना चाहिए? मैं चाहता हूं कि आप आज की नौजवान पीढ़ी को, हर मर्द औरत को क्या संदेश देना चाहें कि कैसी ताकतों से बचें ताकि हमारा देश जो शुरू से गंगा जमनी तहजीब का एक नमूना रहा है वो बरकरार रहे, वो जिंदा रहे, वो हिंदुस्तान कभी ख़त्म ना हो। देखिए, वो बात तो आपने खुद ही क्लियर कर दी। अब मैं उसी को रिपीट कर देता हूँ कि हमें उन ताकतों से बचना चाहिए जो अपने मकसद के लिए हमें लड़ाती हैं। अगर हम उनसे बच जाएंगे तो कोई लीडर तभी हम पर हावी होगा ना जब हम उसको दावत देंगे। जब हम अपने आप में ही इतने हो जाएंगे कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप अपना पॉलिटिक्स घर रखो, तो बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जम्मू में ही 50 पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, क्या वो हैं इकट्ठी? जम्मू की बात हो रही है कि हाँ हम जम्मू को स्वर्ग बनाएंगे। हर कोई दावा करता है कि मैं नेतृत्व करूंगा, मैं ज्यादा खारख्वाह हूँ। वही मैं कह रहा हूँ कि ये बात आपने खुद ही कह दी। ये पर्सनल मफाद जो है ना, ये हर फसाद की जड़ है। जवाल साहब, आपने हमारे सुनने वालों के लिए समय निकाला और ढेर सारी जानकारी हमारे साथ साझा की, और जो संदेश भी आपने दिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हम उस संदेश को सीखेंगे, उसको समझेंगे। यही देश की मजबूती के लिए और भारत माता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। देखिए, वो तो आपको समझना ही पड़ेगा। श्रोताओं, पद्मश्री एनडी जम्वाल साहब के साथ हमारी ये मुलाकात केवल एक बातचीत ही नहीं बल्कि एक संदेश है समूची दुनिया के लिए। जब जब भी दुनिया में तबाही, बर्बादी, बंटवारा, कत्लेआम, हिंसा हुई है, उसके पीछे निजी मफाद और बदनीयती की सियासत रही है। जम्वाल साहब के अनुभव और पैगाम से हमें यही सीखना है, उन ताकतों से बचना है जो अपनी सत्ता और वोट बैंक के लालच में हमारा इस्तेमाल करके नफरत फैलाते हैं, देश के टुकड़े करते आए हैं। आइए हम सब मिलकर अहद करें कि हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। कुछ भी हो जाए, ये देश नहीं झुकने देंगे, ये देश नहीं मिटने देंगे। मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया प्रणव शर्मा ने। स्वर, आलेख एवं स्थल रिकॉर्डिंग्स जगमोहन शर्मा, मार्गदर्शन एवं निर्देशन आर के रैना का और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश की। आजादी का अमृत महोत्सव